बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स देखे थे, जैसे पावर रूल, सम और डिफरेंस रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन भी देखे थे। और बच्चों ध्यान से देखें तो इनके डिफरेंशिएशन ये होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके इंटीग्रेशन वो हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं। देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। क्लियर है बच्चों? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की तरह कोई मल्टीप्लिकेशन रूल, कोई डिवीजन रूल और कोई चेन रूल नहीं होता, और यही बात इंटीग्रेशन को बहुत टफ बना देती है। जैसे मान लें कि दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, दो फंक्शंस डिवीजन में है, या एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाला हुआ है, हम कॉम्पोजिट फंक्शन की बात करें तो इनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, इसका कोई भी प्रॉपर रूल नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है ना। तो बच्चों इनमें से भी दो बहुत ही फेमस तरीके होते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मैं एक स्पेशल लेक्चर लूँगा, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस फिजिक्स में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, है ना। और अगर बहुत रेयरली पूछे भी जाएंगे तो जेईई मेन या एडवांस में पूछे जाएंगे, और वो मैथमेटिक्स वालों के लिए है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाले तब तक जब वो जेईई मेन या एडवांस का एग्जाम दे रहे होंगे तब तक तो उन्होंने मैथ्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पढ़ ही लिया होगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है ना बच्चों कि इंटीग्रेशन में चेन रूल से ही मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड होगा जब x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन रखा हुआ हो। बात समझ रहे हैं? जैसे मान ले बच्चों कि अगर यहाँ साइन x होता तो इसका इंटीग्रेशन हमको आता है, हम आराम से लिख देंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? लेकिन x को हटा के उसकी जगह पे एक लीनियर फंक्शन रखा हुआ है। बच्चों लीनियर फंक्शन जो होते हैं वो शक्ल से आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, ax प्लस b टाइप के, ऐसे ही दिखते हैं। x का पावर 1 दिखना चाहिए आपको, है ना बच्चों। देखें यहाँ पे भी वैसा ही किया गया है, हमने x को भगा के उसकी जगह पे -3x + 5 को रखा है, और यहाँ पे भी आप देखें तो x को भगा के उसकी जगह पे 4x रखा है। बच्चों यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि a की जगह पे कितना है तो 3 है, b की जगह पे कितना है तो 4 है, यहाँ पे a की जगह पे -3, b की जगह पे 5, यहाँ पे a की जगह पे तो 4 है लेकिन b की जगह पे 0 है, क्या दिक्कत है? तो ये सारे लीनियर फंक्शंस है ना। तो हम इनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और इसके लिए हम हिंट लेंगे डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो बच्चों चलिए देखते हैं। मान लें कि एक फंक्शन है sin 3x + 4, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों x की जगह पे एक लीनियर फंक्शन दिख रहा है, और ये हमने सीखा था कि कभी भी x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन आपको दिखाई दे, आप बात सुन रहे हैं, x की जगह पे लीनियर फंक्शन दिखाई दे तो जैसा डिफरेंशिएशन आपने सीखा है वैसे ही डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। जैसे आपने sin x का डिफरेंशिएशन क्या सीखा है बच्चों? cos x सीखा है ना, सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन cos x सीखा है ना। तो sin 3x + 4 का डिफरेंशिएशन cos 3x + 4 हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और उसके बाद x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। आपको याद आ रहा है? देखा था हम लोगों ने। और बच्चों अगर हम इसको चेन रूल से भी सॉल्व करेंगे ना तो यही आंसर आएगा। चेन रूल क्या कहता है कि सबसे बाहर वाले को आप पहले डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो साइन को डिफरेंशिएट करें तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो sin 3x + 4 का डिफरेंशिएशन cos 3x + 4। इज इट क्लियर? अच्छा अब हम अंदर जाते हैं, तो जब अंदर जाएंगे तो हमको मिला 3x + 4, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे, है ना। और x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 4 का डिफरेंशिएशन 0। ओवरऑल 3x + 4 का डिफरेंशिएशन 3 होगा, इसीलिए हमने यहाँ 3 लिखा है। लेकिन हमने कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था इनके लिए? आपको याद है? देखा था हमने, स्पेशली देखा था कि कभी भी x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन दिखाई दे तो जैसे आपने डिफरेंशिएशन सीखा वैसे ही कर देंगे, और x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने इंटीग्रेशन सीखा है हम वैसे ही कर देंगे। बात समझ रहे हैं बच्चों? लेकिन किसके लिए? अगर x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन हो उसके लिए। और x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, नहीं फिजिक्स में खूब यूज होता है ये,
तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चलिए ये देखें बच्चों, अगर x टू दी पावर 5 होता तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते हैं, 5x टू दी पावर 4 है ना। तो यहाँ x की जगह पे -3x + 5 है, तो एक काम करें हम ऐसे लिखेंगे 5, अरे पावर नीचे आएगा ना, ठीक है। अगर x टू दी पावर 5 होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 5x टू दी पावर 4 होता। तो हाथी टू दी पावर 5, तो क्या लिखेंगे 5 हाथी, हाथी की जगह पे -3x + 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन हम x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात समझ रहे हैं, x का कोफिशिएंट कितना है -3 है ना बच्चों, तो हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही बच्चों जल्दी बताएं, यहाँ क्या करें, e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर समथिंग ही होता है। तो चलिए लिखते हैं e टू दी पावर 4x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 4x, और x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, इसको बाहर निकालिए और बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चलिए हम यहाँ आते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर sin x होता तो इसका इंटीग्रेशन होता -cos x, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है sin 3x + 4, तो इसका इंटीग्रेशन होगा -cos 3x + 4। बात समझ आई, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के हमको डिवाइड करना है, याद रखना बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन इसमें x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के डिवाइड करते हैं। अब आप +c लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा है, x टू दी पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, यानी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, पावर में 1 ऐड करिए, -3x + 5 टू दी पावर 6 एंड डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल कर डिवाइड कर दीजिए, है ना बच्चों, यानी -3 से हम डिवाइड करेंगे और आप +c लगा सकते हैं, और बच्चों ये हो जाएगा आपका -18, है ना, कर लेंगे आप, यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ -3x + 5 टू दी पावर 6, क्लियर है, टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई, है ना, और ये हो जाएगा आपका -18। तो चलिए इस माइनस साइन को आप सामने भेज दें एंड आप +c लगा सकते हैं इस तरीके से। कुछ बात समझ आ रही है, यहाँ देखते हैं, ठीक है। लीनियर फंक्शन है तो जैसे इंटीग्रेशन हमने सीखा है हम वैसे ही करेंगे। तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, तो आप e टू दी पावर 4x का e टू दी पावर 4x ही लिख देंगे, और x का जो कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल के आप डिवाइड करेंगे। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे एंड +c। आई बात समझ में, तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं अभी दूंगा तो वो और भी क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, कभी भी ये जो रूल्स है ना उसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, ये वैलिड नहीं होगा अगर यहाँ लीनियर फंक्शन की जगह कोई और फंक्शन रहे, है ना बच्चों। कोई लॉगरिथमिक फंक्शन डाल दे, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन डाल दे, तो ये वैलिड नहीं होगा। जैसे बच्चों मान लें कि अगर ऐसा होता, आपको साइन और 3x² + 4 को डिफ्रेंशिएट करना होता, तो आप क्या करते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos लिखते हैं। बच्चों हम चेन रूल लगाएं, चलिए cos 3x² + 4, और उसके बाद जब हम अंदर जाते तो बच्चों हमको ये मिलता ना, और इसका डिफरेंशिएशन 6x होता है। अब बात समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कभी भी यहाँ स्क्वायर हो, क्यूब हो, उस सिचुएशन में हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन सीखा है हम वैसे डिफरेंशिएशन कर देंगे और x² के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसा दिख रहा है क्या आपको, x² का कोफिशिएंट 3 है लेकिन यहाँ तो 6x आया है, तो ये तभी वैलिड होगा बच्चों, ये हो चाहे ये हो, है ना, जब x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन रहे। आप बात समझ रहे हैं, तो बच्चों मेरे आप इसको याद रखेंगे, और अगर आप वादा करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ जाएं आगे। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर ले, ठीक है, या फिर एक एक क्वेश्चन ट्राई करके और आप वीडियो रिज्यूम करके आंसर मैच करा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन पहले आपका खुद का करना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आप इंटीग्रेट करें sin 2x को, क्लियर है। तो बच्चों ध्यान से देखें,
और यहाँ पे x की जगह पे 2x है और 2x एक लीनियर फंक्शन है ना बच्चों, ax प्लस b के फॉर्म में है ना, a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 0 है और क्या। तो हम क्या करें, हमने जैसे इंटीग्रेशन सीखा हम वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे। और हमने साइन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या सीखा है, माइनस कॉस समथिंग, है ना। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x। कुछ बात समझ आई, लेकिन x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल कर डिवाइड भी तो करना है, लगा दे आप c, है ना। तो सही था आपका ये मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बच्चों प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूंगा तो आप उसको सीख तो जरूर जाएंगे, लेकिन कभी भी वो आपको फील नहीं होगा जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है cos x/2 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों हम ध्यान से देखें ना, तो ये भी ax प्लस b के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन a की जगह पे 1/2 है। अरे भाई हम इसको लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू एक्स, ठीक है, और b की जगह पे 0 है, ठीक है। तो ये भी लीनियर फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसे हमने इंटीग्रेशन सीखा वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, यानी cos x का इंटीग्रेशन हमने सीखा है sin x, यही ना सीखा है बच्चों। कैसे याद रखेंगे हम कि cos का sin x होता है कि माइनस sin x होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है ना, ये तो आपको याद ही होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है उसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, साइन और cos में, है ना बच्चों। और जिसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है उसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है, तो याद रखना इसको। तो cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है, नहीं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, वो माइनस sin x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होगा। तो लिखते हैं cos x/2 का इंटीग्रेशन प्लस साइन x/2। इज इट क्लियर। लेकिन बच्चों अभी काम खत्म हुआ नहीं है, हम इसके कोफिशिएंट को बाहर निकाल के डिवाइड भी तो करेंगे। और बच्चों इसका कोफिशिएंट है कितना, 1/2 है ना। अरे भाई x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो चलिए डिवाइड करा हमने और फिर हमने प्लस c लिखा। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन x/2 एंड प्लस c आप हमेशा फाइनल आंसर में लगाएंगे, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 4x + 5 इंटू dx। अब बच्चों ये तो बिल्कुल होना चाहिए आपसे, बहुत सिंपल है ये, जल्दी से ट्राई करें। अगर आपने ट्राई नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि अभी हम आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो 3 है पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं, तो 3 को आप निकाल ले बाहर, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो लीनियर फंक्शन है ना, तो लीनियर फंक्शन के केस में जैसा इंटीग्रेशन हम जानते हैं वैसा ही करेंगे। तो साइन x का इंटीग्रेशन हमने सीखा है माइनस कॉस x, तो हम लिखेंगे माइनस कॉस और x की जगह पे 4x + 5। लेकिन काम खत्म हुआ नहीं है, x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के आपको डिवाइड भी तो करना है, एंड आप यहाँ पे प्लस c लिख दें, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा माइनस साइन को सामने लेके आ जाए, 3/4 cos 4x + 5। समझ रहे हैं बच्चों। और एग्जैक्टली ऐसे ही इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी जब हम वेव्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो है ना। हम इन तरीके के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन भी करते हैं और इंटीग्रेशन भी करते हैं वेव्स पढ़ने के दौरान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आप इंटीग्रेट करें dx अपॉन, है ना बच्चों, 7x - 11² कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाएं, है ना, नीचे से ऊपर लेके जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 7x - 11 (-2) इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो आप ध्यान से देखें, ये कुछ x⁴n के फॉर्म में आ गया ना, लेकिन x की जगह पे लीनियर फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जैसे ही इंटीग्रेशन सीखा है हम वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने क्या सीखा है बच्चों, पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो जब आप पावर में 1 ऐड करेंगे 7x - 11 तो -2 + 1 यही करेंगे ना, एंड डिवाइडेड बाई -2 + 1। लेकिन अभी कहानी ख़त्म हुई नहीं है, अभी x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के डिवाइड भी तो करना है। तो बच्चों आपको 7 से डिवाइड भी करना होगा। अब आप चाहे तो प्लस ही लगा सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा -1। जल्दी बताओ बच्चों,
-1 बन जाएगा ये। तो ये हो जाता है 7x माइनस 11 टू दी पावर -1 एंड डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ -1, ठीक है, और -1 इंटू 7 -7 हो जाएगा, तो -7 प्लस c, ठीक है। आप चाहें तो इसको नीचे लेके आ सकते हैं, इस चीज़ को नीचे लेके आ सकते हैं लेके, बहुत बढ़िया। तो ये बन जाएगा, माइनस साइन को ऊपर लेके चले जाए, -1/7 इंटू 7x माइनस 11 एंड प्लस c। कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, सही है। अब देखिए बच्चों, मैं होता तो क्या करता पता है, मुझको तो डायरेक्ट याद है कि 1/x² का इंटीग्रेशन, याद है ना बच्चों, किया था लास्ट क्लास में, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो मुझको अगर ये मिलता ना, तो साफ साफ मुझको दिख रहा है कि यहाँ 1/x² टाइप की चीज़ लिखी हुई है, बस x की जगह लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन होता है तो हम घबराते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम वैसे ही इंटीग्रेट करते हैं जैसे हमने सीखा है। जैसे हम 1/x² को इंटीग्रेट करते हैं, वैसे ही हम 1/7x माइनस 11 के स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो 1/7x माइनस 11 के स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, -1/7x माइनस 11 हो जाएगा। अरे भाई, x की जगह पे 7x माइनस 11 है, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा बताएं? -1/x होगा ना। तो 1/7x माइनस 11 के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो -1/7x माइनस 11 होता। मैं डायरेक्ट लिख देता ये, लेकिन काम खत्म हुआ नहीं है ना बच्चों। x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल कर डिवाइड भी तो करना होता है, तो मैं होता तो डायरेक्ट इसके बाद ये लिख देता। मुझको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, और आप भी आदत डालें। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़े हम फिर। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि आप इंटीग्रेट करें, ठीक है। अब यार पेपर कहाँ गया? आप इंटीग्रेट करें dx अपॉन -11x प्लस 7, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। पहले तो तुमने खुद से ट्राई करा होगा इसको, बहुत ध्यान से देखो। अगर 1/x होता तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln x, यहाँ 1/-11x प्लस 7 है। अरे बात समझ रहे हैं? तो हम इसको वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे 1/x को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि x की जगह पे एक लीनियर फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, 1/x होता तो हम क्या लिखते हैं? ln x लिखते ना, लेकिन 1/ हाथी है तो ln हाथी लिख देंगे बच्चों। हाथी की जगह पे -11x प्लस 7 आएगा, लेकिन कहानी खत्म हुई नहीं है। x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल कर डिवाइड भी तो करना है, एंड हम अब प्लस c लिख देंगे। यही है हमारा आंसर। माइनस को ऊपर लेके चले जाए, नीचे माइनस नहीं रखा जाता है, तो ये बनेगा ln -11x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 11 प्लस c। इज इट क्लियर? सही है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं ऑब्वियसली होमवर्क में भी दे दूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़े बच्चों। यहाँ हमको इंटीग्रेट करना है sin² x dx को। अगर हमको sin² x का डिफरेंशिएशन करना होता, बहुत आसान होता, हम चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ तो कोई चेन रूल होता नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन रूल भी नहीं होता है। अदरवाइज हम इस sin² x को sin x इंटू sin x लिख लेते हैं, है ना। तो फिर हम क्या करें? तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, या यूँ कहें तो हम जुगाड़ लगाते हैं। इंटीग्रेशन किया ही जाता है जुगाड़ लगा के। तो क्या जुगाड़ लगाएंगे देखते हैं बच्चों। मैंने ट्रिगोनोमेट्री वाले लेक्चर्स में कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है। आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था ये फॉर्मूले आपको फिजिक्स में कहीं कहीं मिलते रहेंगे, तो आप इनको याद रखेंगे। तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा उनमें से 1-2 फॉर्मूले का रिवीजन करा दूं जिनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, ठीक है। हमने देखा था कि cos 2x इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin² x या फिर 2 cos² x - 1 होता है। हालांकि वहाँ x नहीं, वहाँ हमने a यूज किया था। cos 2a इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin² a भी होता है, और 2 cos² a - 1 भी होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये वाला यूज़ करना चाहते हैं कि ये वाला यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुने, यहाँ से ना हम sin² x और cos² x की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों 1 मिनट फिर से लिख देता हूँ।
cos 2x के ये दो फॉर्मूले हैं। तो बच्चों अगर आपको sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसको इधर लेके जाएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इधर आ गया 2 sin स्क्वायर एक्स और उधर चला गया तो बन जाएगा 1 माइनस 2 cos x और फिर 2 को नीचे लेके चलें। अरे ओवरऑल इतना तो आप कर ही लेंगे। यहाँ से आपको मिलने वाला है sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब बात समझ रहे हैं, मतलब इससे ये आपको मिल जाएगा अगर आप sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो। और यहाँ से देखें आपको क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा, आप इस 1 को इधर लेके जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और फिर 2 को नीचे लेके चले आए तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। नहीं, sin स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x बाई 2 एंड cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। और इनको कैसे याद रखना है ये भी मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर में, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे उसको देख लेंगे। तो हम ना इसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी इस sin स्क्वायर एक्स की जगह पे, sin स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये वाली चीज़ रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी बताएं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और आएगा यहाँ dx। इज इट क्लियर बच्चों? अच्छा ये जो नीचे वाला 1/2 है, अरे भाई ये 2 सबके साथ है ना, तो इस 2 को बाहर निकाल लें क्या? तो 2 जब बाहर निकलेगा तो एक्चुअली 1/2 बाहर निकलेगा ना, तो बच्चों 1/2 को आप बाहर निकाल लें। क्या मिला? 1 माइनस cos 2x इंटू dx, ठीक है। चलिए 1/2, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अरे यार, हम इस dx को अगर अंदर भेजेंगे तो यहाँ सिर्फ dx आएगा ना। और बच्चों हमने पढ़ा है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है क्योंकि यहाँ 1 छुपा हुआ होता है, पढ़ा है। और बच्चों देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 1 का इंटीग्रेशन x, बोलो जल्दी, ठीक है, वेरी गुड। अगर बच्चों यहाँ 4 होता है तो क्या लिखते हैं? 4x लिखते हैं। 5 होता है तो 5x लिखते हैं। याद आ रहा है? सिर्फ 1 है तो x लिखेंगे, 1x का मतलब x, सही है। माइनस है तो माइनस का साइन दें। और बच्चों देखें अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका यूज आ गया कि नहीं? यहाँ x की जगह एक लीनियर फंक्शन रखा हुआ है, 2x जो है वो एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। क्या करेंगे, जैसा हमने इंटीग्रेशन सीखा वैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे। तो बच्चों cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? गलत बात मत बोलना, माइनस साइन एक्स मत बोलना, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होगा, ठीक है। तो ये वाला माइनस है ये, ठीक है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो प्लस में ही रहेगा, तो वो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख दे साइन और x की जगह पे, तो बच्चों हम 2x लिखेंगे ना, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे। अरे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसी को डिवाइड करेंगे, पूरे को मत कर देना। अरे भाई तुम इसी को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो सिर्फ इसी के नीचे ना डिवीजन का साइन लगाओगे, ठीक है। तो चलो x का जो कोफिशिएंट है 2, तुम इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। और इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल गया। आप चाहें तो इस 1/2 को फिर अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा x/2 और ये हो जाएगा sin 2x/4, सही है। तो एक काम करें आप, है ना बच्चों, एक काम करें, चलिए मैं इसको नहीं मिटाता हूँ, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करें और इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, cos स्क्वायर एक्स dx को इंटीग्रेट करें। ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जल्दी वीडियो को पॉज करके देखें क्योंकि अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। जल्दी करें, हो गया देखा जाए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे ना कि हम इसकी जगह पे ये वाली चीज़ डालेंगे। ये वाली चीज़ डालने का मतलब हुआ कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आएगा। मतलब अब बच्चों अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन देख, तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ हो गया आंसर। बस इतना ही करना था आपको। इज इट क्लियर? तो ये खूब यूज होता है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो खूब यूज होता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको याद ही कर लें, इस आंसर को, इस रिजल्ट को आप याद कर लें, ठीक है। आप 1/2 को अंदर भेज के चाहें तो याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख लें आप x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये है कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे अगर माइनस साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस सी भी, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड होता है। माइनस साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको मन करे तो आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि कहीं भी मिल जाता है ये,
तो अब कौन ये फॉर्मूला रखकर फिर उसको इंटीग्रेट करते फिरेगा? अब बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, है ना बच्चों? बच्चों अब हम बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की। आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनिट इंटीग्रेशन देखा था, है ना, जिसमें इंटीग्रेशन का जो साइन था उसके ऊपर और नीचे कुछ कुछ लिखा होता था, जिसको हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहा करते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो मान लें, चलिए मैं इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लें कि लिखा हुआ है कहीं पे x³ dx और बच्चों नीचे में लिखा हुआ है 1, है ना, और ऊपर में लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो ये सिंपल x³ × dx, ये तो आपने पहले भी देखा है इस टाइप की चीज़। बस ये नीचे और ऊपर में ना एक एक नंबर आपको दिख रहा है, 1 और 2, 1 लोअर लिमिट एंड 2 अपर लिमिट। कुछ बात समझ आई? अब देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, जैसे आपने इंटीग्रेशन सीखा है, पहले आप इंटीग्रेट कर दें, है ना। कोई भी फंक्शन यहाँ रहे, आपने जो इंटीग्रेशन सीखा है आप उस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर दें। तो बच्चों x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो x⁴/4 पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करना होता है। बच्चों अगर लिमिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, आपको +c लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस +c से छुटकारा मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो छोड़ दें आप इसको, है ना। लेकिन जो आपको आंसर मिलता है आप उसको एक बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट में डालें। ये कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो आप इंटीग्रेट कर लें, फिर जो आंसर मिला उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालें, नीचे वाली चीज़ को नीचे और ऊपर वाली चीज़ को ऊपर लिख लें। सही है, बहुत बढ़िया। अब देखें, इनमें जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लें। तो बच्चों 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। आप नहीं भी निकालेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, नहीं भी निकालेंगे आंसर सही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा बस। बात समझ रहे हैं? तो इससे अच्छा होता है कि हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लें। तो बाहर निकाल लें तो अंदर में क्या बचा बच्चों? x⁴, यहाँ 1 और 2 ऐसा बचा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जहाँ जहाँ वेरिएबल है, यानी यहाँ वेरिएबल x है, वहाँ वहाँ पहले आप 2 को रखेंगे, फिर माइनस का साइन देके, ठीक है, जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसकी जगह पे आप 1 को रखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। 1/4 है ना, रहने देते हैं। अब वेरिएबल x ही है ना, तो बच्चों मेरे x की जगह पे हम पहले 2 को रखेंगे, तो 2⁴ और माइनस का साइन देंगे। अरे सुन रहे हैं, माइनस का साइन देंगे और x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1⁴ होगा। आप इसको सॉल्व कर लें तो बच्चों 1/4 और ये देखें 8 - 1, अरे 2⁴ सॉरी 16 होगा ना, 2⁴ 16 - 1 15 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 15/4, आपका जो आंसर आया 15/4। तो बच्चों 15/4 एक डेफिनेट नंबर है ना, इसीलिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ एक्स वैक्स टाइप की चीज़ नहीं मिलेगी, एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है हमको, एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, इसीलिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। आई बात समझ में? अब चलिए हम कुछ आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको इसमें और बता दूं, ठीक है, कि अगर आप इस कांस्टेंट को बाहर नहीं भी निकालते ना तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तब आप क्या करते हैं? अगर बिना कांस्टेंट को बाहर निकाले इसको सॉल्व करते हैं तो आप यही करते हैं ना, एक्स की जगह पे 2 रख देते हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो कितना हो जाता बच्चों, जल्दी बताएं। तो ये 2⁴/4, अरे नीचे वाला 4 तो रहता ना, क्योंकि इसको आपने बाहर निकाला ही नहीं है। फिर माइनस का साइन देते आप, है ना, फिर एक्स की जगह पे आप 1 रखते, तो ये हो जाता 1/4, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करते तो 16/4 - 1/4, एलसीएम तो 4 ही होगा ना। आप बात समझ रहे हैं? और 16 - 1 15, अल्टीमेटली वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि कॉन्स्टेंट्स को आप अंदर रखें चाहे बाहर निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए हम बाहर ही निकाल देते हैं। क्यों हम उसको ढोते रहेंगे? नहीं, इसीलिए तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दीजिएगा आप। दूसरी बात कि क्यों हम इसमें +c नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि अगर आप +c लिखते हैं नहीं तो देखते हैं क्या होता है। मान लें कि आपने इसको इंटीग्रेट किया और आपने लिखा x⁴/4 +c, तो आप यही करते हैं, है ना बच्चों। +c लिखने के बाद भी आप स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाते ही, 1 और 2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, x की जगह पे आप पहले 2 रखते हैं, यही करते हैं। तो ये हो जाता है 2⁴, तो डायरेक्ट लिख दूँ 16 और डिवाइडेड बाई 4 है और +c, ठीक है। और उसके बाद माइनस का साइन देते हैं और फिर x की जगह पे 1 रखते हैं।
है ना। तो x की जगह पे जब आप 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 एंड प्लस c। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 16/4 माइनस 1/4 तो आएगा ही, लेकिन ये प्लस c और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस बना देगा ना, तो ये प्लस c और माइनस c जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अरे माइनस अंदर जाके इसको माइनस बना देगा भाई, तो प्लस c और माइनस c कैंसिल हो गया, तो ये हर बार कैंसिल हो जाएगा, हर बार कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ना वो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा हमेशा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल ही हो जा रहा है तो इसको ढूंढने की क्या ज़रूरत है फिर, तो इसीलिए हम इस कांस्टेंट को लिखते ही नहीं हैं, लिखेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात समझ रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस c नहीं लिखा जाता है। एंड ओवरऑल प्रोसेस तो आपको समझ में आया ही होगा कैसे कैसे करते हैं हम। तो चलिए हम कुछ और प्रैक्टिस कर ले बच्चों, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा नीचे में ढेर सारा क्वेश्चन, तो आप उनको वीडियो को पॉज कर करके बारी बारी से सॉल्व करते जाएं, है ना, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि आप इंटीग्रेट करें 3x² प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx को, और कहाँ से लेके कहाँ तक बच्चों, तो -1 से लेके 1 तक, यानी लोअर लिमिट -1 एंड अपर लिमिट 1 है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अब हम देखें, चलिए सबसे पहला काम इसको इंटीग्रेट करेंगे, करते हैं इंटीग्रेट। तो बच्चों 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और x² का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, है ना बच्चों। चलिए प्लस 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, एंड प्लस बच्चों 4 का इंटीग्रेशन 4x ना, तो हम लिख देंगे 4x। इज इट क्लियर। अब प्लस c लिखते हैं क्या, जी नहीं। अगर ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो प्लस c लिखते, अभी फिलहाल प्लस c हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब क्या करें, जो फाइनल आंसर आया उसको हम बड़े से ब्रैकेट में डाल देंगे, और नीचे वाला जो लिमिट आपको दिख रहा है उसको आप नीचे लिख दें, ऊपर वाले लिमिट को ऊपर लिख दें, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 3 से 3, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें बच्चों, है ना, कोई ऐसा कांस्टेंट है जो बाहर निकलेगा तो नहीं, इसमें मतलब इसमें एक कांस्टेंट 4 है, लेकिन इसमें तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है, इसमें तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है, तो हम कॉमन ही नहीं ले पाएंगे, तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसकी जगह पे पहले 1 रखेंगे, तो चलिए रखते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, 1 का पावर 3, तो 1³ है ना, प्लस 1², अब बात समझ रहे हैं, एंड प्लस 4 इंटू 1, यही आएगा। x की जगह पे हमने 1 डाल दिया और माइनस का साइन देके, समझ में आ रही है बात, माइनस का साइन देके जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हम -1 डालेंगे, है ना। तो चलिए आप -1 डालिए, ठीक है बच्चों। तो x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, ऐसे ही करेंगे ना, बात समझ रहे हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो यहाँ से हमको मिलता है 6 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों -1 का क्यूब -1 होता है, आपको पता है ना, नेगेटिव चीज़ का पावर अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव होता है, इवन हो तो आंसर पॉजिटिव होता है, जल्दी बताएं, ठीक है। तो यहाँ पावर ऑड है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस, एंड ऑब्वियसली -1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ -1 का जो पावर है वो इवन है, तो जब पावर इवन होता है तो इसका आंसर प्लस में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका +1, है ना बच्चों, +1, एंड 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा। आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लें। तो देखें यहाँ क्या आपको मिल रहा है, तो ये -1 + 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस बना देगा, और 6 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 10। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका आंसर 10 आया होगा। समझ रहे हैं? अरे यार नहीं समझ रहे हैं क्या आप इसको, ठीक है। तो देखें अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं कुछ, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इंटीग्रेट कर लें, +c लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर आएगा उसको बड़े से ब्रैकेट में डालें, ऊपर वाले लिमिट को ऊपर रखें, नीचे वाले लिमिट को नीचे रखें, फिर जहाँ जहाँ आपको वेरिएबल दिख रहा है वहाँ वहाँ आप अपर लिमिट रख दें। तो वही काम किया गया है यहाँ पे, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पे मैंने 1 रखा है, ठीक है। तो ये सब मिला, फिर माइनस का साइन दें
और जहाँ जहाँ आपको वेरिएबल दिख रहा है उसकी जगह पे आप लोअर लिमिट रख दें, तो वो काम मैंने यहाँ पे किया है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, और फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़े हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है sin x dx को 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन होता है प्लस cos x, है ना, तो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस cos और फिर x। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, है ना बच्चों। यहाँ प्लस c नहीं लिखा जाता है, 0 डिग्री को यहाँ और 90 डिग्री को आप यहाँ रख लें। बच्चों आप चाहें तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो चलिए हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अब देखें तो अंदर में क्या बच गया उसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। अब क्या करें बच्चों, तो जहाँ x है उसकी जगह पे 90 डिग्री रखेंगे, तो ये बन जाएगा cos 90 डिग्री, और माइनस का साइन देके जहाँ x है उसकी जगह पे 0 रखेंगे। तो बच्चों x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा ना, तो cos 0 डिग्री। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर लें, माइनस cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, चलिए उधर लिखते हैं हम, है ना, माइनस cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0 एंड माइनस cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1। अब इस माइनस को आप अंदर भेजेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा ना, आंसर +1 आ जाएगा। आया था आपका ये? चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपका ये आया हो, लेकिन ओवरऑल आपको मेथड तो समझ में आ रहा है ना कि हम क्या करेंगे, है ना बच्चों। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान मेथड है ये। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। लिखा हुआ है cos 4x dx एंड 0 डिग्री से लेके, है ना, एंड 22.5 डिग्री, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो बच्चों हमने जैसे इंटीग्रेशन सीखा हम वैसे ही करेंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन x। तो हम लिखेंगे प्लस साइन, प्लस थोड़े लिखा जाता है, साइन x की जगह पे 4x है तो आप 4x लिख दें। नहीं, लेकिन बच्चों काम ख़त्म नहीं हुआ है, x का कोफिशिएंट बाहर आएगा और मल्टीप्लाइड हो जाए, सॉरी उसको डिवाइड कर देंगे, उससे मतलब डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब चलिए जो आंसर आया उसको बड़े से ब्रैकेट में डालें, नीचे वाली चीज़ को नीचे लिखें 0 डिग्री और ऊपर वाली चीज़ को ऊपर रखें। आई बात समझ में? अब आप चाहें तो 1/4 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचा, sin 4x 0 डिग्री एंड 22.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, 1/4 रहने दें। हम x की जगह पे ना ऊपर वाले को रखेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा ये बच्चों, तो sin 4 × 22.5 डिग्री यही आएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन देंगे और x की जगह पे 0 डाल देंगे, तो बच्चों 0 डालते ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sin 0 डिग्री। इज इट क्लियर? सॉल्व करते हैं, 1/4 है ना, और ये 4 × 22.5 जब आप इसको करेंगे ना तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, है ना बच्चों। ये 22.5 है, कहा जाता है ना पढ़ने लिखने में 22.5, वही है ये 22.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, तो ये लिखा हुआ है sin 90, ये लिखा है sin 90 एंड माइनस साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, सबको पता है भाई। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो जैसे ही आप इसकी जगह पे 1 रखेंगे जो आंसर है 1/4 आ जाएगा, तो द आंसर इज 1/4। तो बच्चों ये प्रोसेस क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ें। बच्चों इंटीग्रेशन फिजिक्स में किस तरीके से यूज होता है, चलिए एक उसकी छोटी सी झलक ले लेते हैं। ठीक है, मान लें बच्चों की एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और हम जानते हैं इनिशियल सिचुएशन को हम t = 0 से दिखाते हैं, है ना। अब इसके पास एक्सेलरेशन भी है, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज भी हो रही है। तो चलिए इसके एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट कर लेते हैं, और ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम इस चौक को छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरता है, किस एक्सेलरेशन के साथ, 9.8 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन के साथ। तो ये जो आपको 9.8 मीटर/सेकंड² दिख रहा है ये कांस्टेंट ही तो है, तो वैसे ही ये वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये आगे बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं कि t = t टाइम पे जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो चुकी है ना बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v पढ़ा था हम लोगों ने 9th क्लास में, ऐसे ही डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है बच्चों, तो t टाइम लगा है ना बच्चों, 0 से t हो गया है तो t ही टाइम लगा है। चलिए
मान लें कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको एस से डिनोट कर लेते हैं। अब ये ऐसी चीज़ है जो हम पहले से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, तो एक काम करते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आप बताएं, जल्दी बताएं एक्सेलरेशन में क्या लिखो, आप जो बोलेंगे मैं वही काम करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को dv/dt लिख दूँ, सही है बच्चों। अब मेरा मन कर रहा है ना कि मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, सेम टाइप के वेरिएबल्स को सेम साइड में रखा जाता है। तो यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल आपका v है और एक वेरिएबल आपका t है, क्योंकि वेलोसिटी भी बदल रही है और टाइम भी बदल रहा है ना। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो एक काम करते हैं, dt को इधर लेके जाते हैं। तो बच्चों बताएं इस साइड में क्या बचा, dv बचा, और ये आ जाएगा आपका a dt। कुछ समझ आया। अब हम क्या करें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अरे सिंपल सी बात है भाई, ऐसा कभी भी दिखता है तो दिल से इच्छा होनी चाहिए कि अब हम इसको इंटीग्रेट करें, हम इन दोनों के ऊपर सांप छोड़ें, है ना। तो छोड़ते हैं सांप, लिखते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। तो बच्चों इधर आएगा dv और इधर आएगा a dt। लेकिन बच्चों है ना, फिजिक्स में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जनरली कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत रेयर केस में यूज होता है। हम हमेशा डेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करते हैं, यानी कि अब हमको लिमिट पुट करना होगा। तो लिमिट पुट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये इधर वेरिएबल कौन सा है बच्चों, टाइम है ना, तो टाइम के आधार पे ही लिमिट को रखा जाएगा। इधर वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के आधार पे लिमिट को रखा जाएगा। बहुत सिंपल है कि नहीं। अब आप बताएं कि टाइम में कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, तो 0 से t तक जाना है, तो वही चीज़ लिखी जाती है 0 से लेकर t तक। वही हो गया लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। शुरू में टाइम 0 था, बाद में टाइम t हो गया। तो इधर वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी शुरू में कितना था बच्चों, u था, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो ऐसे लिख देंगे हम। इसका ये भी मतलब हुआ कि t = 0 पे v = u है। सही बात है भाई, t = 0 पे वेलोसिटी u है और t = t पे वेलोसिटी v है। सही बात है, t = t पे वेलोसिटी v है। क्लियर है। अब हम क्या करें बच्चों, जल्दी बताएं, इंटीग्रेट करें और क्या करें। तो dv का इंटीग्रेशन v, अरे भाई पढ़ा है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा ना। लिखते हैं बच्चों dv का इंटीग्रेशन v, लेकिन ब्रैकेट में डाल के नीचे u और ऊपर v, ये भी तो लिखना होता है ना। अब देखें a तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो a को बाहर निकाले। काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, a को बाहर निकाले, अंदर में तो सिर्फ dt बचा और 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो अच्छा इसको सॉल्व करें। क्या किया जाता है, जहाँ वेरिएबल होता है उसकी जगह पे पहले ऊपर वाले को रखते हैं, फिर माइनस का साइन देके नीचे वाले को रखते हैं। तो वेरिएबल तो v ही है ना, चलिए ऊपर वाले को रखते हैं। तो जब v की जगह v रखेंगे तो v ही आएगा, और माइनस का साइन देके इसकी जगह पे नीचे वाले को रखेंगे तो u आएगा। = a पार्टिसिपेट नहीं करेगा बच्चों, और dt का इंटीग्रेशन t होगा। अरे dx का x होता है तो dt का t होगा, तो हमने लिखा t, dt का इंटीग्रेशन t, नीचे 0 ऊपर t। इज इट क्लियर। तो v - u = सुन रहे हो बच्चों, v - u = a। अब हम क्या करें, एक बार t की जगह पे t रखें, ऊपर वाले को रखते हैं, फिर माइनस का साइन देके नीचे वाले को, तो t रखें, माइनस का साइन देके नीचे वाले का मतलब 0, तो ये तो t - 0 t ही हो जाएगा ना। तो आंसर मिलेगा 80। तो v - u = 80। और बच्चों इसको इधर लेके जाएं, क्या अगर u को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा ना। तो ये बनता है v = u, इधर आके प्लस बन जाएगा u + 80। और पता नहीं मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ जाना पहचाना सा है, v = u + 80। याद आया आपको, 9th क्लास में देखा था हम लोगों ने, बोलो बच्चों। तो देखा आपने किस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन और हालांकि डिफरेंशिएशन किया नहीं है, लेकिन ये फॉर्म तो डिफरेंशिएशन वाला ही है ना। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके, है ना, हमने अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर लिया। तो बच्चों ये बहुत प्रॉपर प्रूफ है, समझ रहे हैं। v = u + 80। तो आप सोच रहे होंगे सर दो और इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखे थे, s = ut + ½ एंड v² = u² + 2as। थोड़ा वो करके दिखाएं तब मैं मानूं, शायद सोच रहे होंगे आप। करते हैं बच्चों, ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन होता है बताएं।
तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या इस v की जगह पे मैं ds/dt लिख दूं? अरे यार वेलोसिटी लिखता हूं मैं, सिंस v इज इक्वल टू ds/dt होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पढ़ा था हम लोगों ने। तो चलिए इस v की जगह पे हम रखते हैं ds/dt, रखा हमने, इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब एक काम करें, इस dt को उधर लेके जाए। क्या कहा था हमने कि सेम टाइप का वेरिएबल सेम साइड में होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, एक s और एक t, क्योंकि ये u भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी ना, मान लें कि 5 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका है, ठीक है, तो वो 5 मीटर पर सेकंड तो कांस्टेंट ही होगा, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, ये हमने शुरू में ही मान लिया था। तो 2 ही वेरिएबल बचा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वाले को इधर रहने दें, टाइम वाले को उधर भेज दें। तो ds इज इक्वल्स टू, ठीक है, मिलता है हमको u प्लस at और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब बच्चों बताएं, इसको देखते ही क्या मन कर रहा है, सांप छोड़ने का मन कर रहा है, छोड़ दिया जाए, यानी कि हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सही है। तो ये आ जाएगा आपका ds है ना, और ये आ जाएगा u प्लस at dt का इंटीग्रेशन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लिमिट रखा जाए तो d के साथ जो होता है ना बच्चों, वही वेरिएबल होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से हम लिमिट रखेंगे। तो टाइम कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर t तक है, तो लिखते हैं 0 से लेकर t तक। और डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों जब पार्टिकल यहाँ था तो डिस्प्लेसमेंट 0, अरे जब आगे बढ़ेगा तब तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा, है ना, और t इज इक्वल टू t पे जब यहाँ पहुँच गया तब ना डिस्प्लेसमेंट s है, आप समझ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके s तक, तो वो हम लिखेंगे। अब ds का इंटीग्रेशन s बच्चों, नीचे 0 ऊपर s, कुछ समझ आ रहा है, dx का x होता है तो ds का s हो जाएगा। ब्रैकेट में डालेंगे, नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर रखेंगे, इज इक्वल टू, चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बच्चों पता है ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कुछ इस तरीके से, 3 + 4x इंटू dx। आप बताएं तो 3 का इंटीग्रेशन कितना, 3x लिखते हैं ना बच्चों, 3 का 3x लिखते हैं, और प्लस 4x² 2 हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड कर लेंगे। अरे यार ऐसे ही करते हैं, तो ठीक वही काम हम यहाँ भी करेंगे बच्चों। 3 की जगह पे u है ना, तो हम लिखेंगे u, और x की जगह पे t है, अरे यहाँ 3x हुआ था, यहाँ ut हो जाएगा, सॉरी ut हो जाएगा, प्लस का साइन दे, a पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और यहाँ पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करेंगे। अरे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या अंतर है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल t है, बस यही अंतर है, सही है। चलिए तो पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करें, तो पावर इसका पहले से 1 था, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t⁻2 डिवाइडेड बाई 2। और हो चुका है इंटीग्रेशन। तो नीचे 0 ऊपर t, कुछ समझ आया, अरे आया समझ में। चलिए हालांकि बच्चों ये मैं जब आपको मोशन पढ़ाऊंगा ना, एक बार फिर से बताऊंगा, आप टेंशन ना ले, वहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊंगा, वहाँ पोजीशन के साथ ये सारे रिलेशन हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, बस मैं यहाँ इंटीग्रेशन का यूज़ दिखा रहा हूँ आपको। अब बच्चों क्या है, इस s की जगह पे पहले ऊपर वाला रखते हैं, तो s की जगह पे जब आप s रखेंगे तो ऐसे ही होगा, माइनस फिर नीचे वाले को रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू। अब क्या करें, जहाँ जहाँ वेरिएबल है, और वेरिएबल की जगह कौन है बच्चों, t ही तो है, तो t की जगह पे पहले हम t रखेंगे, तो भाई t की जगह t रखोगे तो यही आ जाएगा। तो ठीक है, इसको लिखते हैं, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, तो ut प्लस क्या बच्चों, हम इसको इस नीचे में जो 2 है इसको बाहर निकाल के हाफ कह दे क्या, 1/2 कह दे क्या, तो लिखा हुआ है ये हाफ at²। अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हाफ at² ही तो लिखा हुआ है। चलिए ब्रैकेट को क्लोज करें, माइनस का साइन दें। अब जहाँ जहाँ t है ना उसकी जगह पे 0 डालें, नीचे वाले को डालते हैं, तो बच्चों 0 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 डाल दोगे तो ये भी पूरा 0 हो गया, तो -0। और -0 का कोई वैल्यू है क्या बच्चों, जी नहीं, तो यहाँ से मिलता है आपको s ut प्लस हाफ at²। ये देखें कितनी आसानी से प्रूफ हो गया, बात समझ रहे हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है कितनी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं, सही है। तो बच्चों एक बच रहा है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो उसके लिए मुझको इस बोर्ड को क्लियर करना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो आप देख लें, अगर मान लें कि इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो वीडियो में आप बैक चले जाएं, है ना बच्चों, बैक जाके एक बार फिर से देख लें इसको, ठीक है, आपको पक्का समझ आ जाएगा। अगर आपको इसके पहले की सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो सही है, आगे बढ़े बच्चों। अगला जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ध्यान से देखें तो इसमें टाइम नहीं है, लेकिन जब हमने पिछली बार यहाँ से शुरू किया था तो इसमें तो टाइम था, तो हम कुछ भी करेंगे ना बच्चों, इस टाइम को हम हटा नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर हमेशा एक बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर पावर घटता तो मे भी हम टाइम को हटा सकते थे, है ना बच्चों, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, हम नहीं घटा सकते। तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये टी यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, हम ना ऊपर नीचे ds और ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एक काम करें, आप इसको थोड़ा पलट दें, मतलब इस ds को इधर लेके चला है, इस dv को इधर लेके लिख सकते हैं, a इंटू बी हो चाहे b इंटू ए हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों जब आप ऐसा करेंगे ना तो ये देखें क्या बनता है, ये बनता है ds बाई डी टी, ठीक है। ds को आप इसके साथ लेके आ जाएं, मतलब सॉरी यहाँ लेके आ जाएं, तो ds बाई डी टी और dv उधर चला गया तो ये हो जाएगा dv बाई ds। और बच्चों ds बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी। तो क्या हम इसकी जगह पे ds बाई डी टी की जगह पे v लिखते हैं और ये लिखा हुआ है dv बाई ds। बात समझ आई। तो इस तरीके से हमको एक ऐसा इक्वेशन मिल गया जिसमें टाइम नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो यानी अब हम तैयार हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो बच्चों इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है, सेम टाइप के वेरिएबल्स सेम साइड में, और यहाँ जो दो वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक वेरिएबल है वेलोसिटी, v वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन की वजह से। और एक वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है ना, बाकी ये जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट को मतलब ds को उधर भेज देते हैं ताकि डिस्प्लेसमेंट उधर रह जाएगा और वेलोसिटी इधर रह जाएगी, है ना बच्चों। भेजे क्या, जी हाँ भेजते हैं। तो देखिए बच्चों इधर क्या बचता है, तो इधर बचता है v dv, और उधर क्या बचता है, मतलब उधर जब आप इसको लेके चले जाएंगे तो ये a ds आएगा। अब इंटीग्रेट करें, ऐसा सिचुएशन देखते हैं इंटीग्रेट करने का मन करने लगता है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, v dv इज इक्वल्स टू a ds। जल्दी बताएं, कुछ समझ आया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, कौन वेरिएबल है इधर, वेलोसिटी, जिसके साथ d लगा होता है वही वेरिएबल होता है ना बच्चों। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है, तो वेलोसिटी u से लेके v तक है, तो लिखे आप इसको u से लेके v तक। और इधर कौन वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके s तक, तो आप इसको लिख लें 0 से लेके s तक, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो है ना ये कुछ x dx की तरह लिखा हुआ है, ये तो कैसे करते हैं हम, पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2। जल्दी बताएं आपको कुछ समझ आया कि नहीं, v स्क्वायर बाई 2, अरे पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, और फिर उसी पावर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नीचे u ऊपर v इज इक्वल्स टू a पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और बच्चों ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, तो s लिख लें 0 से लेके s तक। कुछ समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं हम, है ना बच्चों, एक काम करते हैं, ये जो नीचे वाला 2 है ना, मतलब उसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 होगा। इस 2 को क्या ऊपर लेके आ जाए, अब आप समझ रहे हैं, ऊपर लेके आ जाते हैं, इस 2 को ऊपर लेके आ जाते हैं, तो इधर बचेगा आपका v स्क्वायर, ठीक है, u से लेके v तक, है ना, और ये हो जाएगा 2as 0 से लेके s तक। अब हमको वैल्यूज पुट करनी है, तो v की जगह पे सबसे पहले ऊपर वाला रखेंगे, तो v स्क्वायर माइनस का साइन देके नीचे वाला रखेंगे, यही करते हैं। तो करिए u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, s की जगह पे ऊपर वाला तो s माइनस नीचे वाला तो 0। अब देखें ध्यान से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, और s माइनस 0 तो ऐसे ही होगा ना। आप इस u स्क्वायर को उधर लेके चले जाएं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखा तो कैसे फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज होता है ना। बहुत बेसिक डेफिनेशंस थे ना बच्चों, ये तीनों 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन उनको प्रूव करने के लिए, एकदम प्रॉपर तरीके से प्रूव करने के लिए कैसे इंटीग्रेशन का यूज हो गया। तो बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते बच्चों,
बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कोशिश करते हैं कि बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाए आपको पूरा फिजिक्स पढ़ा दें, और मतलब छोटे शहरों में आप देखेंगे ना, है ना, तो वो पढ़ा भी देते हैं 2 साल का फिजिक्स बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर पढ़ाए हुए। पहले ही दिन जाएंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ उनको ये सब मिलता है ना, तो वो बच्चों से कह देते हैं कि तुम याद कर लेना कि ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे, हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फील करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज़ क्या होता है। बच्चों बस एक मेथड और बचा है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो वो मैं जब सब खत्म हो जाएगा ना, यूज भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका यूज नहीं होता है, 1-2 जगह में भी उसका यूज है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।